5% वोट वाले नेता बताए जाने वाले नीतीश कुमार 2005 के बाद से बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा रहे हैं। एक ताजा कॉन्वेंशन में उन्होंने बीजेपी को 100 सीटों से नीचे समेटने का प्लान बताया जनरल इलेक्शन में। इसी कॉन्वेंशन में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने 2014 के आम चुनाव को लेकर कई बड़ी बातें कही। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि नीतीश कुमार का ये प्लान क्या है और उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितना दम है। फिर बात इस पर करेंगे कि तेजस्वी और खुर्शीद जैसे नेताओं ने 2024 को लेकर क्या कुछ कहा है, कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है, ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करेंगे। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। अच्छा, नीतीश कुमार ये बात कांग्रेस से कह रहे हैं। उनका मानना है कि अगर 2024 से पहले विपक्षी पार्टियों का, खासतौर से कांग्रेस का गठबंधन हो जाए तो बीजेपी को 100 से नीचे समेटा जा सकता है। ऐसे में बात करते हैं नीतीश की पार्टी जेडीयू की। आपको ये तो पता ही होगा कि बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां रही हैं उसमें ये पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है। लेकिन 2013 में जब नरेंद्र मोदी का उदय शुरू हुआ और वो पीएम की कुर्सी के करीब पहुंचने लगे, तब नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया। इसके बाद 2014 का आम चुनाव वो बीजेपी से अलग होकर लड़े और 2019 के आम चुनाव में वो फिर से बीजेपी के साथ आ गए। पूरी उम्मीद है कि 2024 में वो बीजेपी के खिलाफ आम चुनाव लड़ने वाले हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि इन दोनों चुनावों में 14 और 19 के जेडीयू की परफॉर्मेंस कैसी रही। फिर बात करेंगे विपक्षी एकता की और इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या इससे सच में बीजेपी को 100 से नीचे ढकेला जा सकता है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। इन 40 सीटों में से 2014 के आम चुनाव में नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को मात्र 2 सीटें मिली। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चुनाव वो बीजेपी से अलग होकर लड़े थे। ये और बात है कि इसके बाद जब 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव हुआ तो वो लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े और महागठबंधन नाम वाले इस अलायंस ने बीजेपी को इस चुनाव में हरा दिया। लेकिन लोकसभा और विधानसभा एकदम डिफरेंट बॉल गेम होता है। 2015 वाले चुनाव के बाद नीतीश महागठबंधन के सीएम बने, लेकिन जैसा कि 2013 में उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा था, वैसे ही 2017 में महागठबंधन से अलग हो गए। फिर आया 2019 का आम चुनाव और इस चुनाव में वो बीजेपी के साथ लड़े। नीतीश कुमार की जिस जेडीयू को 2014 में बीजेपी से अलग लड़ने पर मात्र 2 सीटें मिली थी, उसे 2019 के चुनाव में बीजेपी के साथ लड़ने पर लोकसभा की 16 सीटें मिली। 2014 और 2019 के बीच नीतीश की पार्टी को मिली सीटों में इतना बड़ा जो अंतर था, उसकी एक बड़ी वजह है पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा। इसके चाहे जो कारण हो, लेकिन 2014 से अब तक पीएम पद के मामले में उनके टक्कर का कोई चेहरा सामने नहीं आया। और जब आम चुनाव होता है तो जनता के लिए एक बड़ा फैक्टर होता है कि देश का पीएम कौन होगा। बीजेपी के मामले में अगले साल होने वाले आम चुनाव के पहले ये साफ है कि उनकी तरफ से पीएम का चेहरा नरेंद्र मोदी ही होंगे। लेकिन जिस विपक्ष के साथ आने पर नीतीश कुमार बीजेपी को 100 सीटों से नीचे समेटने की बात कर रहे हैं, अभी तक साफ नहीं है कि उनकी तरफ से पीएम पद का चेहरा कौन होगा। साफ तो ये तक नहीं है कि जब विपक्षी एकता की बात होती है, विपक्ष के साथ आने की बात होती है, तो इसमें कौन सी पार्टियां शामिल होती हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं विपक्ष के पीएम पद के चेहरे की। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने एक बार संसद में कहा था कि ऐसा कौन सा नेता है जो पीएम नहीं बनना चाहता, और ये बात 16 अन्य सच है। अभी देखें तो 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी पीएम पद का चेहरा हो सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस मामले में किसी से पीछे नहीं है। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव हों या बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, पीएम तो इनको भी बनना है। दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती का कद भी इनमें से किसी से कम नहीं है और ऐसे कम से कम दर्जन भर लोगों में नीतीश कुमार का नाम भी शामिल है। लेकिन जब भी उनसे पीएम बनने से जुड़ा सवाल पूछा जाता है तो वे इससे साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन उनके ऐसे इनकार पर लालू यादव की वही बात याद आती है कि कौन सा ऐसा नेता है जो पीएम नहीं बनना चाहता। इसी पर एक कहावत है कि ज्यादा जोगी मठ के उजाड़, मतलब एक तरफ इतने सारे पीएम पद उम्मीदवार होंगे और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का इकलौता चेहरा होगा, तो वोटर कम से कम इस एक मामले में तो साफ और सीधी क्लैरिटी के साथ वोटिंग करने की पोजीशन में होगा। अच्छा, जिस कांग्रेस को नीतीश कुमार तुरंत गठबंधन का फैसला करने को कह रहे हैं, उसे पिछले चुनाव में बिहार में मात्र 1 सीट मिली थी। अगर कंट्री वाइड परफॉर्मेंस की बात करें तो 2014 के चुनाव में कांग्रेस को 543 में से मात्र 44 सीटें मिली थी और 2019 में यह नंबर बढ़ा, लेकिन कांग्रेस मात्र 52 सीटों पर सिमट गई।
पिछले 2 आम चुनावों में ये हाल उस पार्टी का रहा है जो एक तरफ तो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा समय तक देश की सरकार चलाई है। जो पार्टी पिछले 2 चुनाव में 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पा रही, नीतीश का मानना है कि उसके साथ गठबंधन हुआ तो बीजेपी को वो 100 के नीचे रोक देंगे। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि वो जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे कोई मैथ्स है या 2014 में कोई जादू होने वाला है, क्योंकि बिहार की एक और बड़ी राजनीतिक पार्टी लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो पिछले चुनाव में इनकी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई थी। रही बात राहुल गांधी के बाद सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले अरविंद केजरीवाल की, तो उनकी पार्टी को 2014 में 4 सीटें मिली थी और 19 में घटकर 1 हो गई। बाकी सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाली यूपी में पिछले 2 चुनाव में बीजेपी का लगभग एक छत्र राज रहा है। 2014 में तो पार्टी को 80 लोकसभा में से 73 लोकसभा की सीटें मिली थी और 19 में यह नंबर घटा भी तो 62 सीटें मिली थी बीजेपी को यूपी में। तो अगर सिर्फ यूपी बिहार में भी बीजेपी का पिछला परफॉर्मेंस रिपीट हो गया और उसमें गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों को जोड़ दे, इनकी सीटें जोड़ दे, तो बीजेपी 125 के पार तो आराम से चली जाएगी। तो ये जो नीतीश कुमार बीजेपी को 100 से नीचे ले जाने की बात कर रहे हैं उसमें सच में कोई गणित है तो उनको बताना चाहिए। रही विपक्षी एकता की बात, तो भारत जोड़ो में ज्यादातर पार्टियां कांग्रेस से कटती नजर आई। चंद्रशेखर राव के एक कार्यक्रम में तो नीतीश कुमार खुद ही नहीं गए। ममता बनर्जी कभी बीजेपी से दूर तो कभी लगभग इनके पास नजर आती हैं। पिछले चुनाव में यूपी में गठबंधन से छक चुके अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी किसी तरीके के गठबंधन को लेकर अभी क्लियर कट तो नजर नहीं आ रही। नेशनल लेवल के अलायंस को लेकर आम आदमी पार्टी भी अलायंस को लेकर बहुत डिसाइसिव नहीं दिख रही। ऊपर से नीम चढ़ा करेला है कि आम आदमी पार्टी अगर साथ आने को राजी भी हो तो कांग्रेस दूर भागेगी, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे कांग्रेस को साफ कर रही है, किसी दीमक की तरह खा रही है। तो विपक्षी एकता का कोई कॉन्क्रीट फॉर्म अभी तक कोसों दूर दिखाई नहीं देता। खैर, नीतीश कुमार ने बीजेपी को 100 सीटों से नीचे समेटने की ये बात सीपीआईएम के कन्वेंशन में कही। इसी कन्वेंशन में सलमान खुर्शीद और तेजस्वी यादव जो बोले उससे आने वाले चुनाव में मुद्दों की कुछ झलकियां मिलती हैं। मुद्दा हो सकता है जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला। तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी के खिलाफ बोलने वालों के पीछे जांच एजेंसियों को छोड़ दिया जाता है, उनका चरित्र हनन यानी कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है और बीजेपी से हाथ मिलाने वालों को हरिश्चंद्र बताया जाता है। यह शिकायत अकेले तेजस्वी की नहीं रही। बीजेपी को ममता बनर्जी की टीएमसी से लेकर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी तक जांच एजेंसियों के मामले में घेरती रही है। हाल ही के त्रिपुरा चुनाव में स्टेट में चैलेंजर बनकर उभरी एक नई पार्टी टिपरा मोथा और प्रद्युत जी इसके प्रमुख है। उन्होंने बीजेपी को आरोपों को धोने वाली मशीन तक बता दिया। तो आने वाले आम चुनाव में जांच एजेंसियों का जो एलिजेड मिसयूज है वो एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। हो सकता है कि राज्यों के मॉडल का भूत फिर से कब्र से बाहर निकल जाए, क्योंकि इसी कार्यक्रम में खुर्शीद ने कहा कि पहले गुजरात मॉडल की बात होती थी लेकिन अब बिहार मॉडल की बात होनी चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि वो देश भर में घूम घूम कर बिहार मॉडल की बात करेंगे। मॉडल के अलावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी कांग्रेस आने वाले चुनाव में जमकर इस्तेमाल कर सकती है। इसी कार्यक्रम में खुर्शीद ने कहा कि राहुल ने 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा कंप्लीट की और इसके जरिए प्यार और विश्वास का संदेश देने की कोशिश की। इनके अलावा बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और भ्रष्टाचार जैसे सदाबहार मुद्दे भी आने वाले चुनाव में छाए रह सकते हैं। जैसे जैसे माहौल बनता जाएगा, अनकट आप तक जानकारी पहुंचाने का काम डट कर करता रहेगा। ऐसी ही जरूरी स्टोरीज के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।